हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार एसआई भर्ती 2025 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। और आज हमने जो है 29/8/2019 का जो पेपर हुआ था उससे जो है पॉलिटी खंड से जो प्रश्न है उसको उठाया हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ष 2019 का पेपर है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी खंड से है ये। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे कुल 12 प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, 12 प्रश्न जो थे उसको लिया गया है। कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपाध्यक्ष को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है या प्रधानमंत्री को सौंपता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो जो अपना त्यागपत्र होता है वो उपाध्यक्ष को सौंपता है। अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 94 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेगा, और जो अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो क्या करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। तो अनुच्छेद जो है 94 यहाँ पे ध्यान रखने गया, 94 जिसको बोलते हैं, 94 के तहत क्या किया जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगर उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर त्यागपत्र देता है तो वो अपना जो त्यागपत्र है अध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन किसको सौंपता है। यहाँ पे अगर बात करें अध्यक्ष की, तो जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है कि जैसे धन विधेयक आपको पता है आर्टिकल अनुच्छेद 110 के तहत आपको पता है कि धन विधेयक आता है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक आता है। ठीक है, तो धन विधेयक कौन निर्धारित करता है, तो अध्यक्ष के पास शक्ति होती है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं। तो धन विधेयक से संबंधित जो अनुच्छेद है 110 है, और 117 का 1 और 3 जो होता है, अनुच्छेद 117 का 1 और 3 जो होता है वित्त विधेयक से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो 2-3 पॉइंट है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ध्यान में रख रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मेरा एक मकसद है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जब भी कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता है कि सिलेबस आपका मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 मिनट का आपका समझ लूँगी बस। आपको पता है कि सिलेबस आपका मिलता है, तो जो सिलेबस होता है ना वो बताता है कि आपको क्या पढ़ना है। जो आपका सिलेबस होता है वो बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, यानी क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना वो आपको बताते हैं कि आपको कितना पढ़ना है। सिलेबस तो दिया हुआ है कि ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो सारी चीज़ें तो नहीं पढ़नी है। तो उसमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बताते हैं कि क्या कोर एरियाज़ हैं, यानी किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो जब भी आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, बिहार एसआई की या किसी अन्य एग्ज़ाम की, तो हमेशा कोशिश करें कि सिलेबस के साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी करते हुए चले। इससे आपको दायरा पता चलता है कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, आप सिलेबस को तो कवर करें, लेकिन सिलेबस में जो कोर पॉइंट्स है, जो कुछ कोर जो मेन एरियाज होते हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। ठीक है, तो उन अगर एरिया पे आप ज़्यादा फोकस करके रखेंगे तो आपकी जो सफलता को सुनिश्चित करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप जब भी पढ़ें अपना सिलेबस देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी देखें कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो ये कुछ पढ़ने के तरीके होते हैं, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इससे जो कहते हैं कि हार्ड वर्क के साथ साथ आप में स्मार्ट वर्क भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी और बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी दोनों फेल हो जाते हैं, तो इसलिए आपको 50-50 लेकर चलना चाहिए। हार्ड वर्क भी रखना है और स्मार्ट वर्क भी रखना है, ताकि कुछ चीज़ें आपकी छूटी ना। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, यानी उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कोई अपर न्यायालय का मामला है, चाहे जिला न्यायालय का मामला है, तो वो क्या होगा कि कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि वो क्या होता है कि हाई कोर्ट में चली जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में चली जाते हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कौन से किस अनुच्छेद के तहत जाता है, तो अनुच्छेद 225 के तहत जाता है, 226 के तहत जाता है, या 227 के तहत जाता है, या 228 के तहत जाता है। तो ये जो होता है ना अनुच्छेद 228 के तहत ऐसा होता है। कुछ मामलों में क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय में कुछ केसेस हस्तांतरित हो जाते हैं। जैसे कुछ केसेस में ले लीजिए, जैसे कोई ऐसा मामला है जिसपे क्या होगा कि व्याख्या करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, संविधान सम्मत होगा
और उसको व्याख्या करने की ज़रूरत होगी, तो ऐसे मामलों को क्या किया जाएगा कि उच्चतम यानी हायर कोर्ट में भेज दिया जाता है। या ऐसे उच्चतम न्यायालय भी क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस को भेज सकता है, या सुप्रीम कोर्ट खुद मांग सकता है वैसे केसेस में जहाँ पे ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एक जो अनुच्छेद यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 228 के तहत ऐसा होता है। वहीं जो अगर बात करें अनुच्छेद 227 की, तो ये जो होता है कि कुछ रिट्स जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, जो रिट्स जारी जो हाई कोर्ट्स होते हैं जो रिट्स जारी करते हैं वो अनुच्छेद 226 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत क्या करते हैं, रिट्स जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, हाई कोर्ट्स की रिट जारी करने की शक्ति होती है अनुच्छेद 226 के तहत। वहीं अगर 227 की बात करें अनुच्छेद, तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा जो होता है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनके अधीक्षण की शक्ति के बारे में होते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की शक्ति वगैरह के बारे में होते हैं अनुच्छेद 247। ठीक है, क्या क्या पावर्स है उनके पास। और वहीं बात करें अगर 225 की, अनुच्छेद 225, तो ये जो होता है कि एक होता है ना, ये जो उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता जिसको बोलते हैं, यानी उनका जो अधिकार क्षेत्र होता है उसके बारे में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है आपका कि 228 के तहत, अनुच्छेद 228 के तहत जो होता है, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट में क्या करता है, कुछ केसेस को हस्तांतरित कर देता है। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय कौन सा क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसमें से कौन सा क्षेत्र होता है जो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। तो अपीलीय अधिकार है, परामर्शदायी अधिकार है, निरीक्षण अधिकार है और आरंभिक अधिकार है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार होते हैं, जो क्षेत्राधिकार होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो परामर्शदायी अधिकार है ना, वो हाई कोर्ट के पास नहीं है, वो किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास। आपने एक अनुच्छेद सुना होगा आर्टिकल 143, इसके तहत क्या होता है, अनुच्छेद 143 के तहत क्या होता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो क्या करता है कि कुछ केसेस में अगर उसे परामर्श वगैरह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है परामर्शदायी अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 143 जिसको बोलते हैं उसके तहत उसको मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। वो सलाह देता है, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगे तो वो, हालांकि ये उसको सलाह देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना बाध्यकारी नहीं है। जैसे राष्ट्रपति ने अभी जो मान लीजिए वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगती हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास कंपलसरी नहीं है कि वो सलाह देगा ही, वो चाहे तो दे सकता है चाहे तो नहीं दे सकता है, हालांकि वो चाहे तो मांग सकती हैं। ठीक है, तो अधिकार उनको वो अनुच्छेद जो है 143 के तहत उनको राइट्स हैं कि वो क्या करें, परामर्शदायी होते हैं। ठीक है, तो परामर्श कर सकते हैं। वहीं जो अपीलीय अधिकार है और निरीक्षण अधिकार है या आरंभिक अधिकार, ये उच्चतम न्यायालय के पास होते हैं, लेकिन परामर्शदायी अधिकार जो होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम कि जो उच्चतम न्यायालय के पास कौन कौन से, जैसे मूल अधिकार यानी प्रारंभिक अधिकार हो गया, अपीलीय होता है, रिट होता है, वहीं पर्यवेक्षी अधिकार भी होता है, जैसे रिट जारी करने का अधिकार वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आती हैं हाई कोर्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 214 की बात करें अगर, एक अनुच्छेद आता है 214। ठीक है, आर्टिकल 214, इसमें क्या हो गया कि जो क्या गया कि अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक जो क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, क्या होगा, अनुच्छेद 224 के तहत एक हाई कोर्ट की प्रावधान किया गया है, यानी प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि किसके तहत जो है एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 214 के तहत आर्टिकल अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई, यानी प्रत्येक राज्य में एक उच्चतम न्यायालय होगा, इसकी व्यवस्था की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास कितने क्षेत्राधिकार है, तो 3 क्षेत्राधिकार मेनली सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। ठीक है, और ये जो होता है संविधान के अनुच्छेद 131 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 31, 33, 36 ऐसे करके चलते हैं, और एक 143 भी है जिसमें परामर्शदायी अधिकार दिया गया। तो इसके पास 3 मूल अधिकार होते हैं, जिसमें मूल होता है, अपीलीय होता है, ठीक है, अपील करने का अधिकार होता है, और एक सलाहकार का अधिकार होता है, यानी परामर्शदायी का जो अधिकार होता है ये आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको ध्यान में रखिएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकार के वित्तीय खर्चे पर टिप्पणी कौन करता है। सरकार का जो वित्तीय खर्च होता है उस पर टिप्पणी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, या संसद द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है जो सरकार के वित्तीय खर्चों पर टिप्पणी कौन करता है, कि कल की जो प्रश्न चले थे उसमें भी हमने इसको देखा था। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जो होता है इसकी, वो क्या करता है कि सरकार के वित्तीय खर्चों पर क्या करता है, टिप्पणी करता है। ठीक है, कैग करता है। कौन करता है, तो कैग। और अनुच्छेद हमने 148 के तहत, आर्टिकल 148 के तहत कैग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी होता है। और इसे सुप्रीम कोर्ट की जिस रीति से, यानी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो क्या है कि न्यायाधीश होते हैं उनको जैसे हटाया जाता है, वैसे ही कैग के जो सदस्य होते हैं उनको भी हटाया जाता है। जो अध्यक्ष होता है कैग का, उसको भी हटाया जाता है। ठीक है, तो यानी इसकी जो नियुक्ति होती है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसको हटाया संविधान के तहत जाता है। ठीक है, और कैसे हटाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया होती है वैसे करके हटाया जाता है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसेस होता है वो विशेष बहुमत के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, उसको भी हम आने वाली क्लासेस में कवर कर लेंगे। ठीक है, जब प्रश्न आएगा उस पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये क्या करता है कि वित्तीय खर्चों पर निगरानी यानी टिप्पणी करता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत की संचित निधि जो है वहाँ से जो पैसा खर्च होगा उस पर ये निगरानी करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। ठीक है, कौन सी विशेषता है संघात्मक नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, जिसमें उससे बताना है कि कौन सा संघात्मक नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन या एकीकृत न्यायपालिका। जो संघात्मक नहीं है, आपको पता है कि हमारा संविधान एकीकृत और संघात्मक दोनों विशेषताओं को लेकर चलता है। ठीक है, जैसे जब जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति आती है, जब फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल आता है, तो आपको पता है, या राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, राष्ट्रीय जब आपातकाल लगता है, तो हमारा जो संघात्मक स्वरूप है वो एकीकृत हो जाता है। यानी जो सारी पावर्स होती हैं वो क्या आ जाती हैं, केंद्र के सरकार के पास आ जाती हैं। तो जो एकीकृत न्यायपालिका का सिद्धांत है ये संघात्मक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे स्टेट के लिए अलग से कोई जो न्यायपालिका के लिए अलग प्रावधान नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि केंद्र की अलग न्यायपालिका और राज्य की अलग न्यायपालिका। हमारे पास भी केंद्र के लिए न्यायपालिका, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो ये केंद्रीय है, लेकिन राज्यों के लिए अलग नहीं है। अगर राज्यों का कोई मामला फंसता है तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है जो संघात्मक नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, या 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो जो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था। इसी के तहत किया गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की जो राय मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट जवाब होगा, मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो 14 है, 22 है, 20 है, या 16 है। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और स्टार्टिंग में क्या थी, जो शुरुआती जब था तो उस टाइम पे क्या थी, 14 भाषाएं थी। तो स्टार्टिंग में 14 भाषा थी, हालांकि बाद में क्या किया गया, संशोधनों के माध्यम से इसमें 22 भाषाओं को किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
का प्रावधान करता है, यानी संघ से अनुदान लेने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 275 है, अनुच्छेद 276 है, अनुच्छेद 277 है या अनुच्छेद 278 है। राज्यों के कुछ राज्यों से संघ को अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद से किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 275 से किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 275 के तहत क्या किया गया? केंद्र से राज्यों को कुछ अनुदान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 276 की बात करें तो ये बिजनेस से संबंधित है, व्यवसायों से संबंधित है, व्यापार वगैरह से संबंधित है। वहीं 277 जो होता है बचत यानी सेविंग से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये संसद के तहत जो अनुदान की राशि तय की जाती है और उसी के तहत ये अनुदान उसको दिया जाता है। तो अनुदान किससे मिलता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 275 के तहत उनको अनुदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसद सीटें प्राप्त होनी चाहिए? किसी दल को विपक्ष का अगर दर्जा चाहिए तो कितनी फीसद सीटें प्राप्त होनी चाहिए? तो 10%, 15%, 20% या 12%। जो सीटों का संख्या है वो 10% होनी चाहिए। 10% आपको पता है कि जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं। हालांकि वो 545 सीटों पे ही चुनाव वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जो 545 होता है उसमें से दो जो होते हैं, 545 में से दो जो सीटें होती हैं उसका जो आंग्ल भारतीय समुदाय के तहत से आते हैं, यानी उनका चयन किया जाता है। राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय जो होते हैं उनको नियुक्त करता है। ठीक है, तो 2 जो होते हैं उसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और 10% सीटें प्राप्त होनी चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए, विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने, यानी लगभग 55 के करीब आपके पास अगर किसी दल के पास जो होता है इतना सीट यानी 55 सीटें अगर मिलते हैं तो वो विपक्ष का दल का दर्जा उसको मिल जाता है। तो ठीक है, तो 10% में लगभग 55 आपकी सीटें आएंगी और जो विपक्ष का दल में होता है उस ध्यान रखना है कि 10% सीटें होती हैं। वहीं विपक्षी दल का नेता बनने के लिए जो होता है 1/10 ये प्रावधान किया गया होता है। सीटों का 1/10 उसके पास होना चाहिए उसके पास, और जो वो मेन जो पार्टी होगी यानी विपक्षी दल की जो मेन पार्टी होगी उसमें जो व्यक्ति होगा वो उसको विपक्षी दल का नेता चुना जाता है। ठीक है, कल की क्लास में हमने इसको देखा हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 सदस्य, कल भी मैंने बताया था कि 2 सदस्य मनोनीत होते हैं जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, आंग्ल भारतीय होते हैं वो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई मामला विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? यानी जो भी होता है वो विशिष्ट जैसे अधिकार है या नहीं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ जैसे होती है ना वो किस में निहित होती हैं, वैसे करके आता है। तो ये अधिकार तय करने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि विशिष्ट जो शक्तियाँ हैं या विशेष जो मामले हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का जो अगर बात करें हम कि अवशिष्ट शक्ति है, जो आपको पता है कि जो अवशिष्ट शक्ति है ये कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, अब बनता है, आपको भी पता है कि किससे संविधान के क्या चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया आपका? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो क्या है कि अनुच्छेद एक होता है, इसका जो होता है कि अनुच्छेद 248 होता है। अनुच्छेद 248 के तहत क्या होता है कि जो संघ को विशेष रूप से अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई होती है, जो यानी जो संघ होता है उसको विशेष तौर पे क्या किया जाता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाती है। और ये तय कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय इसको तय करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा जो समिति होती है आपको पता है उसमें जो होते हैं तो लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं, 22 होते हैं, 7 होते हैं या 30 होते हैं। तो ये जो सदस्य होते हैं वो कितने टोटल जो सदस्य होते हैं आपको पता है कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और उसमें से जो होते हैं
15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो जो लोकसभा से जो सदस्यों की सीटें होंगी वो ऑप्शन नंबर बी होगा। हालांकि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो राज्यसभा से आते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ से ये आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। 15 लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं और टोटल जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, मौत की सजा माफ कर सकता है, वह राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता है, या वह उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती। तो जो यहाँ पे ध्यान रखने की पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है राज्यपाल के संदर्भ में, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी मौत की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता है। जो राज्यपाल होता है, मौत की सज़ा, आपको पता है कि मौत की जो सज़ा होती है वो कौन माफ़ करता है, तो राष्ट्रपति जो होता है वो मौत की सज़ा को माफ़ करता है। अनुच्छेद जो होता है आर्टिकल 72 के तहत उसको ये शक्तियाँ मिली हुई हैं कि वो क्या करता है कि मृत्युदंड की जो सज़ा है उसको भी माफ़ कर सकता है। ठीक है, हालांकि राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, यानी मौत की सज़ा को माफ़ करने का जो विकल्प है वो केवल राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। मौत की सज़ा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत माफ़ी मिलता है, तो माफ़ करता है, तो अनुच्छेद 72 के तहत वो माफ़ करता है। ठीक है, ओके, तो ये लास्ट प्रश्न था आपका। तो ये इसमें कुल 12 प्रश्न थे। ठीक है, ये जो प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी है पॉलिटी से भी, तो आप इन प्रश्नों पे ध्यान रखेंगे अगर, और थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही ईजी तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम हो निकाल सकते हैं। आपके पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप कोई एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर फोकस करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी तो है नहीं कि बहुत सारे टफ क्वेश्चंस हो गए, आईएएस पीसीएस का एग्जाम तो है नहीं। उसमें क्या होता है, आईएएस पीसीएस के एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन मॉडिफाई होते रहते हैं। वही क्वेश्चन को अलग तरीके से एक ही पॉइंट को इतने घुमा के पूछा जाता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ईजी तरीके यानी सरल वे में बनाए जाते हैं। जैसे अभी ये जो क्वेश्चन दिया है वो अगले प्रश्न में अगर अगला जो एग्जाम होगा उसमें क्या करेगा कि इसका ये ऑप्शन बना देगा, ये ऑप्शन में दे देगा, यानी जो प्रश्न है उसको ऑप्शन में दे देगा, या जो ऑप्शन है उसको प्रश्न बना देगा। तो ऐसे करके ये थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करते। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्न निकाल सकते हैं और जो भी कट ऑफ होता है उसको ईजी वे में आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।